वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डी फॉलेरियो। तो लास्ट क्लास में और लास्ट वीडियो अगर मैं कहूँ, मेरा जो लास्ट लेक्चर था वीडियो का, उसमें हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था और समहाउ हमने कैपेसिटेशन का भी वर्क पढ़ा था, जिसमें आपका स्पर्म एक्टिवेटेड होता है। तो अगर एक बात करें पॉलीस्पर्मी के ब्लॉकिंग की, तो कैपेसिटेशन इज इन्वॉल्व इन दैट। उसी की वजह से समहाउ पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होती है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटेशन, बट हाँ, एक छोटा सा चांस जरूर है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने का, कैपेसिटेशन एज वेल एज वो जो होड़ होती है स्पर्म्स की फ्यूज करने को एग की, उसको कम भी करता है। वो कैसे करता है? जैसे कैपेसिटेशन क्या है? जस्ट एक्टिवेशन ऑफ एन स्पर्म। ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जैसे ही इजैकुलेशन हुआ, ऑल ऑफ द स्पर्म्स आर नॉट एक्टिवेटेड। सभी स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं होते, दे अंडरगो एक्टिवेशन इनसाइड एन ह्यूमन फीमेल बॉडी where their fluidity increases so that ions will be exchangeable। और जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके इसमें, एक्चुअली वो कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ढके हुए होते हैं। सो दे आल्सो हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द स्पर्म हेड, ताकि वो रिसेप्टर आपके ओपन अप हो सके और बाइंडिंग हो सके। तो कैपेसिटेशन इज समहाउ मतलब आपका पॉलीस्पर्मी में भी होता है इन्वॉल्व, और साथ में थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। क्योंकि आप देखिए, ड्यूरिंग इजैकुलेशन दे आर एन मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज, बट एक ही सिर्फ फ्यूज करता है। क्योंकि अगर ये कैपेसिटेशन ना हो और सारे स्पर्म एक्टिवेटेड हो, ठीक है, फ्यूज करने के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा? देयर इज एन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दैट एग हैव टू बी फेस। बहुत सी प्रॉब्लम को उसे फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा एग के लिए कि वो किसके साथ फ्यूज हो पहले, ठीक है। तो उस केस में, ताकि स्पर्म्स का मैच्योरेशन के बीच में डिफरेंस आ सके, कैपेसिटेशन इज नेसेसरी। तो कैपेसिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बताया था, और जस्ट उसका इंट्रो भी आज मैंने आपको समरी के तौर में दे दिया है। तो आज हम बात करते हैं पॉलीस्पर्मी की। अगर आप लोगों ने मेरी प्लांट्स की वीडियो देखी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीस्पर्मी। पॉली मीन्स मैनी एंड स्पर्मी मीन्स स्पर्म। व्हेन there is a fusion of more than one sperm within an egg, then it is known as polyspermy. It is not possible in animal case, because not in animal case, in human case actually। एनिमल के केस में होता है, डॉग्स में देखिए, ठीक है, इसमें पॉलीस्पर्मी ही होता है। क्लियर? तो क्या हुआ, एनिमल्स के केस में अगर मैं बात करूँ, तो ह्यूमंस में नहीं होते हैं पॉलीस्पर्मी, ह्यूमंस में ब्लॉक होती है। क्योंकि ह्यूमंस की जो बॉडी है वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही बेबी को कंसीव करने के लिए डिजाइन हुई है या इवॉल्व हुई है, ठीक है। हम क्या थे पहले? नॉन प्राइमेट्स, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइमेट्स, इवॉल्व होकर आए हैं। तो जो ये पॉलीस्पर्मी होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द वेरियस वेज टू ब्लॉक दिस पॉलीस्पर्मी। देखो, जनरली दो वे हैं इसके, ताकि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जा सके। दैट इज स्लो ब्लॉकिंग, एंड द फर्स्ट वन इज फास्ट ब्लॉकिंग। फास्ट ब्लॉकिंग क्या होता है? जैसे ही बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स है ये एग का। फास्ट ब्लॉकिंग आपका टेम्परेरी रहेगा, whereas slow blocking temporary नहीं रहता, it is permanent। तो मैं आपको एक ब्लाइंड स्लाइड से समझा देता हूँ। आज मैंने व्हाइट स्लाइड ली है। अगर बात करें फास्ट ब्लॉकिंग, फास्ट ब्लॉकिंग नॉट एग, व्हेन आपका ये जो स्पर्म है, जो आपका आते ही फ्यूज कर गया एग के साथ, ठीक है, इसके साथ फ्यूज कर गया ना, जैसे ही इस स्पर्म ने इस एग को फ्यूज कर दिया,
एग क्या करेगा, नॉट एग अब इसको एग बोलेंगे। जैसे ही सेकेंडरी oocyte आपकी सेकेंडरी oocyte की ऊलेमा लेयर, जैसे ही स्पर्म ने ऊलेमा लेयर से सेकेंडरी oocyte की फ्यूज किया, आपका क्या हो जाए, फास्ट ब्लॉकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। इमीडिएटली आपके इस एग को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना पड़ेगा, ये देखो, एक ये स्पर्म है और एक ये स्पर्म है, ठीक है, एक ये स्पर्म है। तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ये वाला स्पर्म, देखो ये स्पर्म इसकी जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है, यानी ऊलेमा के साथ बाइंडिंग कर चुका है। तो जैसे ये वाला स्पर्म इस एग के साथ बाइंड अप करेगा, आपका क्या करेगा, एग टेक करेगा, एक्शन को टेक करेगा, एंड दैट इज फास्ट ब्लॉकिंग। वो फास्ट ब्लॉकिंग करेगा। इसमें क्या होगा, ये इस पूरे एग को डीपोलराइज कर देगा, डीपोलराइजिंग द एग। एग की डीपोलराइजिंग का मतलब है नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन, egg have a -70 microvolt membrane potential, ठीक है। नॉर्मली एग, नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें तो एग के पास -70 माइक्रोवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहती है, तभी आपका स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर पाएगा। अगर एग के पास ये कंडीशन नहीं है, देन एग स्पर्म क्या है, आपका फ्यूज नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वंस स्पर्म फ्यूजेस विद ऊलेमा, क्या हुआ, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एग की मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपकी, ये मैंने एग बना दिया है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एग शिफ्टेड। कैसे शिफ्ट करेगी, ये -70 माइक्रोवोल्ट से शिफ्ट हो जाएगी +20 माइक्रोवोल्ट, ठीक है, टू +20 माइक्रोवोल्ट बाय द इनफ्लक्स। किसका इनफ्लक्स होगा, देखो माइनस से पॉजिटिव बन रहा है, यानी पॉजिटिव आयंस का इनफ्लक्स हुआ है, एंड दैट इज इनफ्लक्स ऑफ एन पॉजिटिव सोडियम आयंस इनसाइड द एग। एग के अंदर सोडियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज होगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइज आएगी, नाउ नो वन अदर स्पर्म कैन पेनिट्रेट द ऊलेमा, और बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया फास्ट ब्लॉकिंग। बट दिस कांट बी रिमेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ये ज्यादा देर तक ये नहीं रह सकती। तो क्या होना पड़ेगा, आपके एग को इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, फास्ट ब्लॉकिंग के बाद स्लो ब्लॉकिंग करानी ही पड़ती है, एंड विच इज परमानेंट। तो फास्ट ब्लॉकिंग में क्या हुआ, आपके स्पर्म की एंट्री होते ही, यानी स्पर्म ने जैसे ही ऊलेमा को फ्यूज करा, बाइंडिंग करी ऊलेमा के साथ, वैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 माइक्रोवोल्ट से +20 माइक्रोवोल्ट हो गई, जिसकी वजह से नाउ अनदर स्पर्म कैन नॉट फ्यूज विद दिस लेयर, ऑन विच लेयर, द सेकेंडरी oocyte लेयर, यानी नाउ द एग लेयर, क्योंकि वो फ्यूज कर चुका है स्पर्म। तो ऐसे आपका दूसरा स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज, ये बहुत छोटे टाइम के लिए रहेगी। तो इसके बाद तुरंतली आपका स्पर्म क्या करेगा, वो जाएगा स्लो ब्लॉकिंग, नॉट स्पर्म, एग क्या करेगा, स्लो ब्लॉकिंग करेगा। स्लो ब्लॉकिंग अगर बात करें तो ये करेक्टराइज जो होती है, करेक्टराइज्ड बाय कैल्शियम, ये कैल्शियम से करेक्टराइज होती है। तो स्लो ब्लॉकिंग का रिस्पॉन्स आफ्टर, जैसे ही आपने देखो, जैसे ही आपका स्पर्म ऊलेमा से फ्यूज करेगा, विद इन 10 सेकेंड स्लो ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी उससे 10 सेकेंड से पहले आपकी फास्ट ब्लॉकिंग हुई थी। बहुत, देखो कितना कम टाइम में ही फास्ट ब्लॉकिंग हो गई। अब 10 सेकेंड में स्लो ब्लॉकिंग होगी, तो क्या हो जाएगा, विद इन 10 सेकेंड आपका स्लो ब्लॉकिंग स्टार्ट हो गई, एंड लॉट्स ऑफ IP3
एक प्रोटीन है IP3 का एक्टिवेशन हो जाएगा। किससे आया है? केम फ्रॉम GPCR पाथवे, ये GPCR पाथवे से आया है। तो ये IP3 एक्टिवेशन मतलब बहुत सारे IP3 का एक्टिवेशन हो जाएगा जो आपका GPCR पाथवे से आ रहा है। तो अल्टीमेटली स्लो ब्लॉकिंग में क्या हो, तो अल्टीमेटली स्लो ब्लॉकिंग में क्या हो रहा है, एक बार जस्ट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। आई होप सो आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। ओके जब हमें दिमाग नहीं काम करता कभी कभार, तो स्लो ब्लॉकिंग में क्या हो गया, आपका यहाँ से स्लो ब्लॉकिंग की अगर बात करें, IP3 एक्टिवेशन जो कहाँ से आया, GPCR पाथवे से। ये GPCR पाथवे कब एक्टिवेट होती है, ये GPCR पाथवे तब एक्टिवेट होती है व्हेन स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग के साथ, ठीक है। तो ये GPCR पाथवे एक्टिवेटेड हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक्टिवेट हो गई एंड इसके एक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम स्टार्ट बिल्डिंग अप इनसाइड इन ए सेल। सेल के अंदर कैल्शियम का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और इस कैल्शियम बिल्डअप की वजह से, जैसे कैल्शियम बिल्डअप हो रहा है, ये क्या करेगा, ये कॉर्टिकल वेसिकल से मर्जअप होने लग जाएगा। ये कैल्शियम क्या करा नाउ, मर्जिंग कॉर्टिकल वेसिकल के साथ मर्जिस करने लग जाएगा। तो ये एक्चुअली कैल्शियम आया कहाँ से है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं आपके, उनका कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से ये कैल्शियम प्रोड्यूस होता है। बिकॉज एक्टिन एंड मायोसिन आर रिक्वायर्ड, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं इस कॉर्टिकल वेसिकल्स के मर्जिंग के लिए। क्योंकि ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं ये आपका, these are the cortical vesicle as it start merging because of the contraction of actin and myosin and इसके अंदर कैल्शियम आ जाता है उनकी वजह से। तो अल्टीमेटली तो ये एक एंजाइम रिलीज करेंगे, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम एक्चुअली स्लो ब्लॉकिंग में हेल्प करता है। इस एंजाइम्स के अंदर आपके होते हैं प्रोटीएजेस। फर्स्ट वन इज प्रोटीएजेस, सेकंड वन इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और हर एंजाइम का अलग अलग फंक्शन है। थर्ड वन आती है आपकी पर ऑक्सीडेज, इसके बाद आपकी आएगी हाइलीन, ठीक है। तो ये चार एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं। तो प्रोटीएजेस क्या करेगा, वो प्रोटीन ब्रिज को ब्रेकआउट करेगा जो आपके विट्रलाइन एनवेलप प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में जो ब्रिजेस हैं उनको डाइजेस्ट करेगा। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या करेगा, ये आपका एक्चुअली ओके कहाँ गया, कोई नहीं दोबारा ले लेते हैं। ये स्क्रीन मुझे ना यहीं पे स्लाइड छोड़ दीजिए, तो ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक में ज़्यादा फायदा होता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे हम। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को जनरेट करेगा। इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण पेरिविट्रलाइन स्पेस के बीच में आपका वाटर आने लगेगा और ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्वेलअप कर देगा। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेलअप हो गई उसके बाद आपका पेरोक्सीडेज आएगा। पेरोक्सीडेज जैसे ही आया, पेरोक्सीडेज ने क्या करा, देखो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जनरेशन, उसके बाद आपका आ गया पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज ने क्या कर दिया, हार्डन कर दिया। हार्डन किसको करा, ये जो विट्रलाइन एनवेलप है, सॉरी नॉट विट्रलाइन, ये पेरीविट्रलाइन स्पेस
प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या दोनों में से किसी एक को कर देता है। ठीक है, ये हार्डन अप कर देता है। तो क्या हुआ, जो वाटर प्रेजेंट है उसको सॉलिडिफाइड करके ये पेरोक्सीडाइज आपका पेरिविटालाइन स्पेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो ज़ोना पेलोसिडा लेयर है, ये जो ज़ोना पेलोसिडा लेयर है उसको हार्डन अप कर देगा। अब हार्डन अप हो गया, अब क्या हो गया, तो कोई और स्पर्म आके एग में बाइंड अप ही नहीं कर पाएगा, तो फ्यूजन ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में स्लो ब्लॉकिंग की अगर बात करें तो स्लो ब्लॉकिंग आपका पहले, इससे पहले एक हाइलिन लेयर की बात और कर लेते हैं। हाइलिन एंजाइम, ये हाइलिन एंजाइम कहाँ से आ रहा है, ये हाइलिन एंजाइम हाइलिन लेयर से आ रहा है। जो आपका फर्टिलाइजिंग एनवेलप बनेगा उधर से हाइलिन लेयर आएगा। ये हाइलिन एंजाइम इज एन सपोर्टिंग एंजाइम, ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा क्लीवेज को और इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। एक्चुअली ये हाइलिन जो एंजाइम बनता है, क्योंकि ये देखो सॉलिडिफाइड होने के बाद ये हाइलिन लेयर आई है। तो स्लो ब्लॉकिंग एक्चुअल में क्या कर रही है, स्लो ब्लॉकिंग स्पर्म के ऊपर एक ऐसा एनवेलप बना रही है ताकि अगर उसका क्लीवेज हो, फर्टिलाइजिंग हार्ड एनवेलप बना रही है ताकि उसका क्लीवेज हो तो उसको सपोर्ट मिल सके, एंड दैट इज मेड अप ऑफ एन हाइलिन। ठीक है ना, तो उसको क्लीवेज हो, सपोर्ट में सॉरी, अगर जब उसका क्लीवेज हो तो उसको सपोर्ट मिल सके। तो एक्चुअल में इसके अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहा है, जिसकी वजह से आपका वाटर इनसाइड होता है, स्वेलिंग हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़ोना पेलोसिडा और पेरिविटालाइन स्पेस के बीच में वाटर आने की वजह से। तो पेरोक्सीडाइज ने इसको हार्डन कर दिया बाय सॉलिडिफाइंग इट। नाउ हाइलिन लेयर कम फ्रॉम इन फर्टिलाइजिंग एनवेलप, फर्टिलाइजिंग एनवेलप से इसने हाइलिन लेयर आ गई, हाइलिन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइलिन लेयर फॉर्मेशन हो गया, तो ये हाइलिन लेयर एक्चुअली क्या होता है, क्यों इतना जरूरी है, ताकि क्लीवेज के लिए बचा सके। आप देखोगे जब जायगोट का क्लीवेज हो रहा है तो नंबरिंग ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, बट उस जायगोट का साइज इंक्रीज नहीं होता। तो वंस इन ब्लास्टुला, जब आपका ये ब्लास्टुला इस हाइलिन लेयर को तोड़ के बाहर निकलता है, यानी ब्लास्टुला ने इस हाइलिन लेयर को तोड़ दिया, तो उसी प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। हैचिंग क्या है, आपने देखा होगा कि जो चिक एग है दैट इज इन ए ब्लास्टुला स्टेज, वो कंप्लीट एक ब्लास्टुला स्टेज है, और जो उसकी जो बाहर की जो लेयर है दैट इज इन ए हाइलिन लेयर। अब उसमें से चिक अगर उसको ब्रेक करके बाहर निकलता है तो उसी को हमने हैचिंग बोला। तो ये हाइलिन लेयर ऐसे इंपॉर्टेंट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर है। ठीक है, तो ब्लास्टुला तक आपका जो डिवीजन होना है, क्लीवेज होना है, तो उसमें आपका एग का साइज नहीं इंक्रीज होगा, बट नंबरिंग जरूर इंक्रीज होती है सेल की, ये ध्यान रखना। दैट्स व्हाई दिस हाइलिन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक करना मत भूलिए, एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट एन अ मोर वीडियो लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच।